हेलो दोस्तों। अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हम क्या करें यार। मतलब अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए कि जैसे सिलेबस बचा हुआ है, अब हम क्या करें, रिवाइज करें नहीं करें, एग्जैक्टली हमारा वे क्या होना चाहिए आगे मूव करने के लिए। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं यार। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आप एक डेडलाइन डिसाइड करो कि यार या उस डेडलाइन तक ही मुझे पढ़ना है, उसके बाद तो कुछ भी हो जाए भाई, फिर मैं नया नहीं पढ़ सकता, फिर मुझे रिवीजन करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहता हूं कि रिवीजन डेली करो, ये तो मेरा अपना मानना है, लेकिन फिर भी अगर आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो पहले सिलेबस ही कंप्लीट करना है, तो मेरी बात एक ध्यान से सुनो। सिलेबस कभी भी कंप्लीट होता नहीं है बेटा। हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो आपको लगे कि यार ये छूट गया, वो छूट गया, वो छूट गया, वो भी छूट गया, अरे मेरा तो वो भी रह गया। अगर इसी चक्कर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर तो रिविजन नहीं हो पाएगी, की हुई सभी मेहनत इसके ऊपर अपना पानी फेर जाएगा। ओके, तो डेडलाइन एक डिसाइड कर लो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट इस वक्त अपनी डेडलाइन होनी चाहिए कि भाई 30 तारीख तक ही मैं पढ़ूंगा, उसके बाद तो मैं नया कुछ पढ़ ही नहीं सकता हूं। ये डेडलाइन फिक्स करो यार। ओके, बेसिकली एक महीना पहले से हम रिवीजन करना शुरू करते, बट इट्स ओके, अब तक अगर आपने नहीं किया है तो एक फिक्स करो कि 30 तारीख तक ही मुझे नई चीज पढ़ना है, उसके बाद तो मैं नया पढ़ ही नहीं पाऊंगा, कोई नया रिसोर्स मैं यूज नहीं करूंगा। 30 तारीख तक टाइम है, 30 तारीख के बाद कोई नया रिसोर्स यूज मत करना बेटा। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बिल्कुल करने हैं हमें, बिल्कुल सही बात है। अब जो सवाल आता है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, ऐसे हालात में हम क्या करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा मानना यह है कि यू शुड गो फॉर द पीवाईक्यू। वैसे तो हम बात करते कम से कम लास्ट 10 साल के एमसीक्यू आप सॉल्व करो, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो बेटर यू गो फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप रैंडम एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो या पीवाईक्यू, सो बेटर यू शुड गो फॉर द पीवाईक्यू। बेटर यू शुड गो फॉर द पीवाईक्यू। ऑल इंडिया के अपने जो पेपर है उसको आप अटेम्प्ट करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको एक लेवल पता चले। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे एमसीक्यू भेजते हैं, जो यार एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी से नहीं है, जो कभी नहीं आएंगे एग्जाम में, कभी नहीं आएंगे। ऐसे एमसीक्यू पे अगर आप टाइम बर्बाद करोगे तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा यार, है ना। तो सोचो ना, अगर आपके पास टाइम कम है तो यू शुड गो फॉर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सही है। एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी थी, एक किताब में मैंने पढ़ी थी, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हमेशा फॉलो किया है। यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरी टॉपिक। मतलब आपके पास यार, देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास इतने सारे टॉपिक है, आपके पास इतने सारे टॉपिक है, यहाँ पे इतने सारे टॉपिक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इतने सारे टॉपिक है आपके पास, इतने सारे। तो ये क्या कह रहा है, यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरी टॉपिक इंस्टेड ऑफ नोइंग एवरीथिंग अबाउट सम टॉपिक। अगर अगर आपके पास इतने सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, अब आप क्या सोचते हो मैं ये सब कुछ पढ़ूंगा, अब आप क्या सोचते हो कि यार इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो बेटर है कि मैं इनमें से कुछ को ही पढ़ लेता हूं, ऐसे आप सोचते हो। एक मिनट बेटा, तो आप सोचते हो कि बेटर है कि इनमें से मैं इतने पढ़ लेता हूं और इनको मैं अच्छे से पढ़ लेता हूं, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये गलत है। ये लाइन हमें कहती है कि ऐसा नहीं है कि इतने सारे में से कुछ को या बहुत अच्छे से पढ़ो। इंस्टेड आपने क्या करना है, आपने यहां पे क्या करना है, आपने सभी को पढ़ना है। नहीं कंप्लीटली पढ़ा तो चलेगा, ताकि भाई जब एमसीक्यू फ्रेम होगा तो सभी से एमसीक्यू आ रहे हैं, तो कुछ तो आपको पता रहेगा, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे उस एमसीक्यू को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, समझा कीजिए बात। किसी एक टॉपिक को, अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो किसी एक टॉपिक के पीछे हाथ धो के पढ़े होंगे, तो इट्स ओके, उसको थोड़ा कम पढ़ लिया, लेकिन सभी टॉपिक्स को थोड़ा 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 पढ़ो। सभी टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, तो यार अब हम पढ़े तो रिवीजन करें तो कहां से करें। पहली बात, रिवीजन के लिए मेरा ये कहना है कि आपका जो स्कोरिंग है ना, हम क्या करते हैं देखो यार, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको भाई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट्स नहीं आता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको बायोटेक्नोलॉजी या न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं आता होगा, और वहां से रिवीजन करना शुरू करेंगे, उसके चक्कर में जो स्कोरिंग टॉपिक है वो छूट जाएंगे। तो मेरा ये मानना है जो आपके फेवरेट है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका फेवरेट है मुझे पता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिवीजन करना शुरू करो, जो आपका फेवरेट है। मतलब जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है ना, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लिया, इकोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है, कंप्लीट यूनिट है, उसको पावर नोट से पढ़ लो या आपके रिसोर्सेज से पढ़ लो। तो मतलब ये आपके हेल्प करने वाले चैप्टर है यार, इसको मत छोड़ो आप, है ना। नहीं तो पता चला सेल साइकिल के पीछे टाइम लगा रहे हो।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके टाइम नहीं देना है, लेकिन बेटर है कि सेल साइकिल के पीछे टाइम लगा रहे हो और उसके चक्कर में बाकी के टॉपिक छूट रहे हैं, जिसको आप कर लेते हो तो अच्छा स्कोर कर पाते। तो इसे कहते हैं ना हम कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। शॉर्ट एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, SWOT, के भाई आपके स्ट्रॉन्ग एरिया ढूंढो, उसी को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये पहली स्टेप होती है उसकी। ओके, ये जो मैं यूज करता था इंडेक्स में मैं लिखता था बेटा कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैंने कहाँ से पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, इसकी रिवीजन हो गई तो मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि इसकी एक बार रिवीजन हो चुकी है, यहाँ पे एक बार रिवीजन हो चुका है, ऐसे में लिख लेता था ताकि मुझे पता चलता था कि देखने के बाद इसको मैंने अपना जो कंप्लीट पिक्चर अपने पास आ रहा है ना कि किस टॉपिक को, किस चैप्टर को आपने कितने बार पढ़ा है। इसको मैंने 2 बार पढ़ लिया, इसको मैंने 3 बार पढ़ लिया, राइट, इस तरीके से। फिर हाई वेटेज चैप्टर है जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाई वेटेज चैप्टर्स है, राइट, जहां से ज्यादा एमसीक्यू आ रहा है, तो वहां पे हम उसको ज्यादा रिवाइज करेंगे, राइट। इस तरीके से आगे बढ़ना है बेटा, इस तरीके से पहले स्ट्रॉन्ग एरियाज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, नहीं तो गड़बड़ वाले चक्कर में जो अच्छे वाले एरिया है जो आपको हेल्प करना चाहते हैं उसको भी छोड़ दोगे, तो वो मत करना। कुछ टॉपिक्स है जो कि कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स है, जैसे कि लैक ओपेरॉन कंसेप्ट है, ट्रांसक्रिप्शन कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट लगता है वहां पे। बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट लगता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कंसेप्ट लगता है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि भाई किस तरीके से इंपल्स जनरेट हो रहा है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। इंटरनल ईयर कंसेप्ट लगता है। फोटो पीरियडिज्म कंसेप्ट लगता है। ये जो कंसेप्ट वाले जो टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि ये आपके वीक है तो आप इनके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, मतलब C3 सीरीज के, कंप्लीटली नहीं देखना है, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक जहां पे लगता है कि यार यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, फोटो पीरियडिज्म पे अगर मैं सवाल पूछूंगा तो नहीं आएगा। ओके, मतलब बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स को हम C3 सीरीज से अगर देख ले उतना पार्ट तो ज्यादा अच्छा है, ताकि कंसेप्ट अपना बिल्ड हो जाए। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक, जहां से मैक्सिमम एमसीक्यू आ रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड आ रहा है बहुत ज्यादा एमसीक्यू जहां से बन रहे हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन से, है ना, सेल साइकिल सेल डिवीजन, ये कंसेप्ट बेस है भाई, सेल साइकिल ऐसे टॉपिक है ना। तीसरा बायोटेक्नोलॉजी का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कुछ बच्चों को ये आता नहीं है, तो बेटर यार उतना 10 मिनट का C3 सीरीज में फॉरवर्ड कर करके आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को देख लोगे तो वो चीज आपकी मिस नहीं होगी, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बनेगा, है ना। मतलब ये ऐसे टॉपिक है जहां पे गड़बड़ी होती है और जहां पे एग्जामिनर को एक बड़े फेवरेट टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, है ना, इस टाइप के जो एमसीक्यू है। ओके, इस टाइप से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है बेटा, इस टाइप से हमें आगे बढ़ना है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी कुछ बच्चों का मानना यह है कि पहले सिलेबस सब कंप्लीट कर देंगे बाद में मॉक टेस्ट देंगे, तो बेटा मेरा तो ये मानना है कि मैंने ये गलती पहले की थी जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आई हैड टू गिव माई अनदर ईयर जहां पे मैंने मॉक टेस्ट को अपीयर नहीं किया। मैंने यही सोचा कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे बाद में मॉक टेस्ट देंगे, उसके चक्कर में मॉक टेस्ट नहीं दे पाया। इसलिए मैं ये चीज बार बार आपको बताता हूँ कि जो गलतियां मैंने की है वो आप ना करो, उससे एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाते। आप ऐसे इंसान से पढ़ रहे हो जो आपको ये बताएगा कि ये चीजें काम नहीं करती है, क्योंकि वो फेल हो चुका था, फिर चीजों को करेक्ट किया तो एग्जाम क्रैक कर पाए। तो मुझे ये भी पता है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज करोगे तो हो जाएगा यार। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट। सो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक के लिए आगे बढ़ो और मस्त पढ़ाई करते रहो यार। ओके, तो ये बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी, दैट वाज ऑल अबाउट डिसीजन। ओके बेटा, चलो मस्त पढ़ाई करते रहो, मचा दो यार। चलो ऑल द बेस्ट बेटा।